क्या आपको पता है कि जो मेजॉरिटी डेवलपर्स है वो फेल क्यों होते हैं? दे डोंट फेल बिकॉज दे आर बैड एट कोडिंग, वो फेल इसलिए होते हैं कि वो चीज़ों को सिंपल नहीं रख पाते हैं। अगर आप थोड़ी सी बैड प्रोग्रामिंग करते हो तभी भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो सर्वाइव हो सकता है, बट अगर आप ओवर इंजीनियरिंग करते हो तो गारंटीड है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेट मी शो यू वाई। सो आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे पास इतने सारे टूल्स और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं और इसकी वजह से बिगिनर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं कि हम हमारा एप्लीकेशन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे वो उतना ज़्यादा प्रोफेशनल है। मोर कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू प्रोफेशनल। और ये जो सोच है ये एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम की जड़ है। जो बेस्ट इंजीनियर्स होते हैं वो सिंपल सिंपल चीज़ें जो है उसको शिप करते हैं जो रिलायबली काम करे, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर टाइम के साथ में आती है जब भी उसकी ज़रूरत होती है, नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो ये जो माइंडसेट है ये हमें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। मोर कॉम्प्लेक्स इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशनल, इज नॉट इक्वल। सो सिंपल इज ऑलवेज बेटर दैन फैंसी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको ना एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है राहुल। ठीक है, अब ये राहुल जो है ये एक LMS बनाना चाहता था। LMS मतलब क्या होता है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होती है। वांटेड टू बिल्ड ए LMS, है ना, जिसके अंदर कोर्सेस वगैरह होस्ट होते हैं, ये बनाना चाहता था। अब राहुल ने सोचा कि बहुत सारे मार्केट में फ्रेमवर्क्स और फैंसी टूल्स अवेलेबल है, तो चलो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर एकदम ढासू होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए राहुल ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अभी माइक्रो सर्विसेज बहुत ट्रेंड में चल रही है, मैं माइक्रो सर्विसेज बना देता हूँ ताकि माइक्रो सर्विसेज का नाम सुनते ही मुझे कस्टमर की लाइन लग जाए। ओके, सो राहुल ने क्या किया, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर चूज़ कर दिया, जहाँ पे उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास इस तरह से मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होगी, मे बी ये मेरी मेन माइक्रो सर्विस होगी जहाँ पे सारी रिक्वेस्ट आएगी। मुझे ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए होगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऑथ सर्विस बना लेता हूँ। मुझे मे बी कोर्सेज है तो वीडियो प्रोसेसिंग चाहिए होगी, तो वीडियो प्रोसेसिंग के लिए मैं एक सर्विस बना लेता हूँ। मे बी मुझे नोटिफिकेशंस चाहिए होंगे, सो नोटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे एक सर्विस बना देता हूँ। एंड मुझे गेमिफिकेशन भी चाहिए, तो गेमिफिकेशन के लिए भी राहुल ने एक सर्विस बनाई। फिर राहुल ने सोचा कि मुझे एक वेबसाइट बिल्डर भी चाहिए होगा ताकि मेरे LMS के अंदर जो भी स्कूल्स आ जाएंगे वो अपनी वेबसाइट बिल्ड कर पाएंगे। सो वेबसाइट बिल्डर के लिए एक अलग से सर्विस अगर रहेगी तो एकदम स्केलेबल चीज़ें हो जाएगी, वो जो सर्विस है अपना अपना काम करेगी। फिर सोचा कि यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन सेंड करना है, इसको मुझे हमारे बाकी सर्विसेज से डीकपल करना है, तो मुझे मे बी यहाँ पे काफका चाहिए होगा। फिर मैं काफका के थ्रू जो सारे नोटिफिकेशन सिस्टम वगैरह है वो कर पाऊँगा। तो इस तरह से यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी एंड देन ये जो मेरी सर्विसेज है ये बिहाइंड द सीन यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से। ये इसको कांटेक्ट करेगी, ये गेमिफिकेशन को कांटेक्ट करेगी, यहाँ पर मे बी ये जो है ये हमारा वेब बिल्डर यहाँ पे इससे कांटेक्ट करेगी, काफका यहाँ पे आएगा, यहाँ से मेन सर्विस से हम मैसेजेस इसके अंदर पुश करेंगे। देन ये क्या करेगा, ये नोटिफिकेशन सर्विस जो है उससे ये सारी चीज़ें रीड करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। इसी के साथ में जो वीडियो प्रोसेसिंग है ये भी मेन सर्विस से इस तरह से कम्युनिकेट करेगी, यहाँ पर वीडियो प्रोसेसिंग का काम ये करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। सो राहुल ने यहाँ पर क्या किया, एक्चुअली यहाँ पर चोजन ऑल फैंसी थिंग्स। ठीक है, ये पहली चीज़ की, और इसकी वजह से हुआ क्या पता है? इसकी वजह से ही स्पेंड मोर टाइम इन डीबगिंग देन बिल्डिंग द फीचर्स। सो क्यों यहाँ पर ये हुआ? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं आपके आर्किटेक्चर के अंदर, तो उसको डीबगिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा था, ना कि जो एक्चुअल फीचर बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। सो इंस्टेड राहुल क्या कर सकता था? राहुल इंस्टेड he could start a server and a database। ये राहुल डेफिनेटली कर सकता था चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, और ये अगर करता था तो क्या होता था कि spend more time on building and not debugging।
क्योंकि चीज़ें सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, एक ही आपका बैकएंड है, तो आपको डीबग करने में ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। सो बेसिकली राहुल क्या कर सकता था ना, देखिए लेट्स से कि ये जो है ये प्लान ए है और यहाँ पर हमारे पास बी है, ठीक है, आर्किटेक्चर बी। अब ये आर्किटेक्चर बी जो है ना, ये बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है। देखिए इसके अंदर एक सिंगल यहाँ पर बैकएंड होगा, इसके अंदर एक डेटाबेस होगा। सो सारी ऑथेंटिकेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, गेमिफिकेशन, सारा यहाँ पे बैकएंड, एक सिंगल बैकएंड के अंदर हो सकता था। एंड मे बी यहाँ पे कैशिंग वगैरह चाहिए या फिर यहाँ पे और कुछ चाहिए तो आप एक रेडिस यहाँ पे लगा सकते थे, एक थोड़ा सा, है ना, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे रेडिस हमने लगा दिया, ये डेटाबेस है ये भी। सो ये जो आर्किटेक्चर है ये हमारा बी आर्किटेक्चर है, और ये बी आर्किटेक्चर जो है राहुल कर सकता था सेम चीज़ के लिए। काम तो होता था, वही काम होता था, एलएमएस जैसा ही काम करता था, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर 99% ऑफ प्रोजेक्ट्स यू बिल्ड एट द स्टार्ट बी इज़ इनफ। जो भी आप 99% प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उन प्रोजेक्ट्स के लिए शुरू में आपको ये बी वाला जो आर्किटेक्चर है ये इनफ है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। आगे जाके मैं और भी चीज़ें आपको बताऊँगा इसके बारे में कि क्यों ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन है कि राहुल ने यहाँ पर ओवर इंजीनियरिंग की है, जहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं थी शुरू में प्रोजेक्ट के अंदर। माइक्रो सर्विसेज हम शुरू नहीं करते हमेशा, वो बाद में आता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो अब क्वेश्चन ये है कि क्यों डेवलपर्स जो है वो ओवर इंजीनियरिंग करते हैं। सो वाई डेवलपर्स ओवर इंजीनियर, क्यों ऐसे होता है? तो देखिए इसके पीछे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। लेट्स से कि ये डेवलपर है, यहाँ पर डेवलपर। अब ये डेवलपर जो है ना, ये ओवर इंजीनियरिंग इसकी वजह से करता है क्योंकि इसके अंदर 3 फैक्टर्स हैं। एक जो पहला फैक्टर है वो ये है ईगो। यस, ये ईगो एक ऐसी चीज़ है, खुद डेवलपर को भी नहीं पता होता है कि उसको ये प्रॉब्लम है। इसके अंदर ईगो ये है कि वो सोचता है आई वॉन्ट टू यूज़ द फैंसी टूल्स एवर बिल्ट, है ना। वो यही सोचता है कि मेरा जो आर्किटेक्चर होना चाहिए ना वो ख़तरनाक होना चाहिए, इसके अंदर जो भी फैंसी टूल्स है, जो भी ट्रेंडिंग टूल्स है, वो सारे होने चाहिए। ये होता है उसके पास ईगो, और वो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपना जो आर्किटेक्चर है उसको ओवर इंजीनियर कर लेता है। अभी ईगो के साथ में ना और एक चीज़ होती है, फियर, डर किस चीज़ का? व्हाट इफ प्रोजेक्ट ग्रोज ह्यूज। ये डर रहता है कि आज मैं अगर सिंपल सा आर्किटेक्चर बनाऊं और अगर अचानक से कल प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा हो जाता है, स्केल करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर क्या करूंगा मैं। ये एक डर जो है डेवलपर के मन में हमेशा होता है, और उसके लिए वो पहले ही एडवांस में उसको ओवर इंजीनियर करना शुरू करता है। उसके बाद और एक चीज़ होती है तीसरी, जो कि है कॉपिंग बिग कंपनीज। अब ये बहुत सारे लोग बहुत सारे डेवलपर्स ये करते हैं। ये क्या सोचते हैं कि गूगल डज इट सो आई शुड टू। अगर गूगल कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल कूल है, वो कूल आर्किटेक्चर बनाते हैं, माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो मुझे भी जो आर्किटेक्चर है माइक्रो सर्विस वाला या फिर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी लानी है वो मुझे करनी पड़ेगी। ये एक रीज़न है आपके प्रोजेक्ट को ओवर इंजीनियर करने का। सो ये 3 रीजंस हमेशा होते हैं हर एक डेवलपर के। जब भी अगर कोई डेवलपर ओवर इंजीनियरिंग कर रहा है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ा रहा है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो इसमें से एक या फिर मल्टीपल फैक्टर जो हैं वो उसके मन में रहते हैं और उसकी वजह से ये रिज़ल्ट उसको मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 99% टाइम आपको कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चाहिए होती है।
मैं आपको बताता हूँ क्या होता है अगर आप इस तरह से आपके एप्लीकेशन को कॉम्प्लेक्स करते हो, इस तरह से माइक्रो सर्विसेज वगैरह फैंसी चीज़ें अगर यूज़ करना शुरू करते हो तो क्या होता है। देखिए मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे आपके सिस्टम के अंदर उतने पॉइंट्स आपके फेलियर्स के होंगे, है ना। मतलब अगर अभी ये यहाँ पे अगर सिंगल बैकएंड है तो आपका फेलियर यहाँ पे एक जगह पे आ सकता है, बट यहाँ पर अगर आप ये इतनी सारी सर्विसेज अगर डालोगे तो उसके अंदर क्या हो गया, मोर पॉइंट्स हो गए आपके फेलियर के। उसको आपको उतनी चीज़ों को डिबग करना पड़ेगा, तो डिबग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, हार्डर टू डिबग होता है। एक सिंपल अगर सिस्टम एक सिंपल कंपोनेंट है तो उसको डिबग करना इजी है, लेकिन एक की जगह अगर 17 कंपोनेंट्स आपके होंगे आपके सिस्टम के अंदर तो डिबग करने में के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। डिप्लॉयमेंट जो है ना इसकी स्लो होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डिप्लॉय करनी होती है अलग से, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करो, उसको डिप्लॉय करो। ये इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिप्लॉयमेंट के अंदर ये भी यहाँ पर बढ़ रही है। इसी के साथ में एक चीज़ होती है, अगर आप टीम के अंदर काम कर रहे हो तो आप जो जूनियर्स होते हैं उनको डम्ब फील कराते हो, क्योंकि जब भी जूनियर्स आते हैं वो इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो हमसे तो नहीं होगा भाई, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन काम क्या है, काम तो वही सिंपल हो रहा है एलएमएस का, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। जूनियर्स तो छोड़िए, मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो इंटरमीडिएट डेवलपर्स होते हैं वो उनको भी इस टाइप के सिस्टम के अंदर ऑनबोर्डिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है। इंस्टेड अब अगर इसको सिंपल करते हो तो एक बेनिफिट आपको मिलता है कि जो सिंप्लिसिटी है वो आपका जो कॉग्निटिव लोड है वो उसको कम करता है, कॉग्निटिव लोड को कम करता है। आपके दिमाग के ऊपर उतना लोड नहीं रहेगा, इतना याद रखना है कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्टम के अंदर। और जब भी आपका लो कॉग्निटिव लोड होता है ये इक्वल होता है किससे, हाई शिपिंग स्पीड। आप फीचर्स को जल्दी जल्दी शिप कर पाते हो क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर लोड नहीं है, आपको पता है कि क्या कौन से फीचर्स बिल्ड करने हैं और आप तुरंत बिल्ड करके उसको सिंपल सिस्टम के अंदर शिप कर देते हो, राइट। तो इसलिए आपको आपके सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है फैंसी चीज़ों को यूज़ करके। यहाँ पे हमने माइक्रो सर्विस का एग्जांपल लिया है, लेकिन सिर्फ माइक्रो सर्विस ही नहीं, अगर आप सिंपल एक मोनोलिथ भी अगर यूज़ करते हो, एक सिंपल सा बैकएंड भी यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी आप कॉम्प्लेक्स करना शुरू करते हो चीज़ों को, अलग अलग पैटर्न्स को यूज़ करते हो, टूल्स को यूज़ करते हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये मिस्टेक है ना, ये मैंने खुद भी की हुई है, और मैं कोई जूनियर वगैरह नहीं था, ठीक है, मैं ठीक ठाक से जो है एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी हम डेवलपर से इस टाइप की मिस्टेक होती है। कभी कभी जाने अनजाने में हम हमारे सिस्टम को ओवर इंजीनियर कर बैठते हैं। तो मैंने iprep.ai नाम का टूल बिल्ड किया है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, मतलब AI पावर्ड है, iprep.ai आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसको इनिशियली जब भी बिल्ड किया था तो प्लान बहुत था कि ये एप्लीकेशन खतरनाक होना चाहिए, इसके अंदर ऐसा ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए, ये डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ होने चाहिए, बैक एंड के ऊपर प्रॉपर तरीके की स्टेट मशीन होनी चाहिए ताकि जो AI के साथ में जो कम्युनिकेशन है, टर्न बेस्ड सिस्टम जो है वो हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि बैकएंड के ऊपर एक स्टेट मशीन बना दी। उसके लिए एक स्टेट नाम की एक लाइब्रेरी आती है, वो बहुत मतलब ट्रेंड में थी वहाँ पे, तो उसको यूज़ कर लिया, उसकी मदद से पूरी स्टेट मशीन बना दी। और इसको करते करते चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते गई कि अगर उसके अंदर कोई अगर एरर आती थी तो उसको डिबग करने में एक एक दिन 2-2 दिन लगते थे, ये पता करने में कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले से दिमाग में वही था ना कि एप्लीकेशन एकदम स्केलेबल होना चाहिए, है ना। तो इस चक्कर में वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई, लेकिन बाद में ये जो प्रॉब्लम है ये रियलाइज़ हुआ और फिर बाद में मैंने उसके अंदर रीफैक्टरिंग की और रीफैक्टर करके उसको इतना सिंपल बनाया, इसको स्टेटलेस बनाया। एक API रिक्वेस्ट जाएगी, जो भी काम करना है, AI से कुछ जनरेट करना है, इवैल्यूएट करना है, वो करेगी, रिक्वेस्ट ख़त्म हो गई, बात ख़त्म। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी, उसको पिछले रिक्वेस्ट का कोई पता नहीं है, सारी चीज़ें स्टेटलेस हो गई, सिंपल एक REST API कॉल, और वो सिस्टम तभी सिंपल हुआ। और उसके बाद अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आता है तो डिबग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है
मिस्टेक जो है ये हमसे होती रहती है, बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है इसके अंदर। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी कंपनीज तो यूज़ करती है ना ये सारी माइक्रो सर्विसेज वगैरह, इस टाइप के फैंसी आर्किटेक्चर वगैरह, तो वो क्यों करती है, हम क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बड़े कंपनीज़ के अंदर काम कैसे होता है। और मैं इसलिए बता पाऊँगा क्योंकि मैंने भी इस टाइप के बड़े कंपनीज़ के अंदर काम किया है और बहुत ही क्लोजली देखा हुआ है कि कैसे आर्किटेक्चर्स वहाँ पे डेवलप होते हैं, कैसे चीज़ों को किया जाता है। सो हाउ बिग कंपनीज एक्चुअली डू इट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड करना अगर होना शुरू होता है तो कंपनी शुरू करती है आपके पहले मोनोलिथ से, ठीक है। अब ये मोनोलिथ क्या होता है, मोनोलिथ मतलब आपका एक सिंगल रिपोजिटरी जिसके अंदर आपका बैक एंड वगैरह, फ्रंट एंड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके एक सिंगल कोड बेस के अंदर, ठीक है। इसको रीनेम करते हैं, इसको मोनोलिथ बोलते हैं। बाय द वे मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज, इसके अंदर क्या फ़र्क है दोनों के बीच में, ये वीडियो आप देख लेना, यहाँ पे डिटेल में हम वो डिस्कस किया है, ठीक है। सो मोनोलिथ मतलब एक सिंगल कोड बेस जिसके अंदर हम नहीं क्या इस तरह से फोल्डर्स बनाते हैं। सो लेट्स से कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फ़ोल्डर होता है, उसके बाद हमारे पास मॉडल्स होते हैं, MVC फ्रेमवर्क वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे होता है, राउट्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है यूटिल्स हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और एक ही कोड बेस के अंदर ये जो हमारा सारा कोड होता है, इसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो सिंगल डिप्लॉयमेंट होती है। मतलब अगर कुछ डिप्लॉय करना है तो ये सिंगल पूरा जो कोड है वो एक ही साथ में डिप्लॉय होता है। और इसके अंदर क्या होता है ना, एक डेटाबेस भी होता है और सिंगल डेटाबेस होता है। सो ये डेटाबेस भी आ गया। सो मोनोलिथ के बाद अगर उस एप्लीकेशन के अंदर और अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है, चीज़ें थोड़ी सी स्केल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बड़ी कंपनीज क्या करती है, इसको मॉड्यूलर मोनोलिथ के अंदर कन्वर्ट करती है। अब ये मॉड्यूलर मोनोलिथ मतलब क्या होता है, तो देखिए मॉड्यूलर मोनोलिथ जो है वो और कुछ नहीं होता है, ये माइक्रो सर्विसेज जैसा ही होता है लेकिन एक ही सिंगल कोड बेस के अंदर वो सारा कोड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से कि ऑथेंटिकेशन का काम है तो उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल बनता है, सेम कोड बेस के अंदर सिंगल रिपोजिटरी होती है। एंड उस मॉड्यूल के अंदर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑथ फोल्डर है और ऑथ फोल्डर के अंदर ये सारे उस ऑथ से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर्स है, मॉडल्स है, राउट्स है, यूटिल्स हैं, इसको रखा जाता है। देन उसके बाद मे बी यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल है ना, LMS अगर बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे अलग से इस तरह से जो कंट्रोलर्स है, मॉडल्स है, राउट्स है, इस तरह से इसको आइसोलेट किया जाता है। इनकी बाउंड्रीज होती हैं कि इसके अंदर ऑथ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें रहेगी और यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड ही सारी चीज़ें रहेगी। इसको हम मॉड्यूलर मोनोलिथ बोलते हैं। एंड इसके अंदर सेम तरीके से ये जो डेटाबेस होता है वो यहाँ पे भी आपका सिंगल डेटाबेस होता है। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे जो समटाइम्स मे बी यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस के स्कीमाज हो सकते हैं, बट सेम DB सर्वर, जो डेटाबेस सर्वर होगा ना वो सेम होगा। और ये जो डिप्लॉयमेंट होती है ना, इसके अंदर ये भी सिंगल ही डिप्लॉयमेंट होती है। अगर हमें कुछ डिप्लॉय करना है, इसके अंदर का नया फीचर हो गया, तो एक ही साथ में जो पूरा जो कोड है वो डिप्लॉय होता है, क्योंकि ये सिंगल कोड बेस है, राइट। तो सिंगल डिप्लॉयमेंट इसके अंदर भी है। तो चीज़ें यहाँ पे भी सिंपलर है, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बट चीज़ें अभी भी यहाँ पर सिंगल डिप्लॉयमेंट है और मैनेजेबल है। अभी इसके बाद क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट जब भी और मतलब ग्रो करना शुरू करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड करने होते हैं, तो एक सिंगल रिपोजिटरी जो है इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कोड जो है ये इसके अंदर हो जाता है। और ख़ास करके जब भी टीम साइज़ बढ़ती है तो टीम्स को ना मल्टीपल टीम्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोग अगर एक सिंगल रिपोजिटरी के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं बिल्ड सिस्टम के अंदर, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है कोड के अंदर वो आ सकते हैं। तो इस टाइम पर जो आर्किटेक्चर चूज़ किया जाता है वो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए माइक्रो सर्विसेज, इसी मॉड्यूलर मोनोलिथ को माइक्रो सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रो
सर्विसेज। अब ये माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो मॉड्यूल्स हमने देखे हैं, लेट्स से ये ऑथ मॉड्यूल है तो उसके लिए अलग से सर्विस बनाई जाती है कि ऑथ सर्विस, उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। मे बी ऑथ सर्विस जो है ये गो के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास कोर्सेस माइक्रो सर्विस है, मे बी ये पाइथन के अंदर लिखी हुई है या फिर नोड जेएस के अंदर लिखी हुई है। इसी के साथ में मे बी हमारे पास जो गेमिफिकेशन सर्विस है उसके लिए अलग से सर्विस यहाँ पर बनाई हुई है और वो किसी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। तो इस तरह से ये जो मॉड्यूल्स थे यहाँ पर, इनको अलग अलग सर्विस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनको हम माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। और ये तभी किया जाता है जब ही आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, आपकी टीम ग्रो हो जाती है, अब एक ही कोड बेस के अंदर इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तभी इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप वो हमारा जो मोनोलिथ वर्सेस माइक्रो सर्विस वाला वीडियो जो है उसको देख लेना, उसके अंदर आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सेम चीज़ें हैं, इन्हीं मॉड्यूल्स को हमने क्या किया हुआ है, जस्ट हमने अलग अलग सर्विस के अंदर ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। एंड ये अभी जो है ना, इसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट होती है वो इंडिविजुअल होती है, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिप्लॉयमेंट मतलब अगर ऑथ सर्विस के अंदर कुछ अगर फीचर ऐड किया है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑथ सर्विस जो है वही डिप्लॉय की जाएगी, बाकी के कोर्सेज सर्विस जो है उसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, राइट इस तरह से। और हर एक सर्विस जो है उसके ऊपर एक अलग टीम जो है वो काम कर रही होती है। और इसी के साथ में यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हर एक सर्विस होती है अपना खुद का जो डेटाबेस है उसकी ओनरशिप ये रखते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस शेयर नहीं करते हैं माइक्रो सर्विस के अंदर, ये हर एक के पास अपना अपना डेटाबेस होता है, अपना अपना डेटा जो है वो ओन करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि मोनोलिथ से हम डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज पे नहीं गए, और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो सर्विसेज से शुरू नहीं किया हमने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम किसी भी प्रोडक्ट को माइक्रो सर्विसेज से शुरू नहीं करते हैं, हम हमेशा शुरू करते हैं एक सिंपलेस्ट मोनोलिथ प्रोजेक्ट, एक सिंगल रिपोजिटरी। देन उसको अगर आपको और थोड़ा सा और आपको मैनेजेबल बनाना है तो आप इसको मॉड्यूलर मोनोलिथ के अंदर कन्वर्ट करते हो इस तरह से। एंड अगर फिर भी अगर ये मैनेजेबल नहीं है तो फिर आप इसको माइक्रो सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट करते हो, ओके। जो राहुल ने क्या किया था, शुरू ही माइक्रो सर्विसेज से किया था, क्योंकि राहुल को लगा कि जितना ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स करूँगा उतना ज़्यादा ये प्रोफेशनल लगेगा, राइट। लेकिन रियलिटी में ऐसी चीज़ नहीं है, बिग कंपनीज़ भी शुरू से ऐसी चीज़ें नहीं करती है, इनका भी एक प्रोग्रेशन होता है। और ये जो चीज़ होती है ये होती है ओनली व्हेन नीडेड, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको नहीं बनाते हैं, ओके। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इफ़ यू कैन एक्सप्लेन योर आर्किटेक्चर इन 1 मिनट, ठीक है, याद रखिए आप कैसे पता करा सकते हो कि आप और इंजीनियरिंग आपने की है या नहीं की है, ऑन अ वाइट बोर्ड या फिर जैसे भी आपको एक्सप्लेन करना है, यू आर गुड, ओके। ये चीज़ याद रखिए। इफ़ नॉट सिंप्लीफाई, अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपके एप्लीकेशन को आपने ओवर इंजीनियर किया है, उसको आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फाइनली आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ कि आपको अगर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो आपको कैसे शुरू करना चाहिए आपके पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए या फिर जो भी प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर रहे हो। सो क्या करना है आपको, देखिए चीज़ों को बहुत सिंपल हम रखेंगे अभी। लेट्स से कि यहाँ पर ये आपकी टाइमलाइन है ना, जो भी आपका प्रोजेक्ट जिस तरह से प्रोग्रेस करेगा। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट विथ सिंगल रेपो। सो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंगल रेपो से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे एक आपके पास बैकएंड हो सकता है और एक सिंगल डेटाबेस होगा, यहाँ से आपको शुरू करना है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी कुछ ऐड करना है तो ऐड ओनली 1 टूल एट अ टाइम। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ उसके अंदर फीचर या फिर टूल ऐड करना है तो एक टाइम पे एक ही करना, ज़्यादा मत करना। अगर आपको कैशिंग ऐड करनी है तो
रेडिस को ऐड कर लिया, एक ही साथ में रेडिस भी ऐड कर लिया, काफका भी ऐड कर लिया, या फिर और कोई बुल एम को ऐड कर लिया, या फिर क्या क्या आपने ऐड कर लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐड ओनली वन टूल एट अ टाइम। एंड उसके बाद आपको और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, वो ये है कि ऑप्टिमाइज ओनली आफ्टर थिंग्स ब्रेक। एडवांस में आपको कोई भी चीज़ ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ही स्लो चल रही है या फिर ब्रेक हो रही है, उसके बाद ही उसको आपको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आप पहले ही आपके एप्लीकेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। चीज़ें धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स करते जाओगे, जो कि अच्छी बात है, जिस तरह से काम आपका होना चाहिए। यही एक चीज़ मुझे आपके साथ आज शेयर करनी थी। जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि ग्रेट इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अबाउट मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स लुक सिंपल। हैप्पी कोडिंग।